अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वीक चल रहा है जो कि 24 नवंबर तक है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि हम कोशिश करेंगे कि ये समझ सकें कि एंटीबायोटिक्स काम किस तरह से करती हैं और बैक्टीरिया जो हैं वो इन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस कैसे पैदा करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि एंटीबायोटिक्स किस तरह से काम करती हैं। तो मार्केट में मुख्तलिफ अक़साम की एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं। तो मैं अगर फर्दन हर एक को डिस्कस करूं कि मेजर क्या उनकी टाइप्स हैं और वो किस तरह से अमल करती हैं, तो सबसे अहम बात ये है कि ये हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हम आंख से नहीं देख सकते। तो ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसको विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम देखते हैं। और सेल का स्ट्रक्चर आप सब ने पढ़ा हुआ है कि जब हम सेल की बात करते हैं तो उसमें सेल वॉल की भी बात होती है, सेल मेम्ब्रेन की भी बात होती है, फिर उसमें मौजूद सारा साइटोप्लाज्म है, फिर उसमें मौजूद सारी ऑर्गेनेलीज हैं, मशहूर आप सुनते रहते हैं कि उसमें जी राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, और विद इन द न्यूक्लियस हम कहते हैं कि डीएनए है, आरएनए है मौजूद। तो बैक्टीरिया को भी हम उसी सेल के ऊपर पढ़ेंगे और चूंकि ये एंटीबायोटिक्स उसी लेवल के ऊपर जाके एक्ट करती हैं, तो इसलिए ये सबसे पहले बताना जरूरी था कि बैक्टीरिया भी इसी तरह का एक सेल है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें इसी तरह के सेल हैं, जिनमें सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, इसी तरह साइटोप्लाज्म भी है और न्यूक्लियस भी उनमें है और डीएनए भी है उनका, आरएनए भी उनका है। तो जो सबसे पहली टाइप है एंटीबायोटिक की, वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करती है। अब वो करती क्या है कि वो इस सेल वॉल को वीकन कर देती है और इवेंचुअली जब वो सेल वॉल बस्ट करती है तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। और इसकी अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो पेनिसिलिन उनमें से है, वैंकोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है, ये इनको हम कहते हैं कि सेल वॉल डिस्ट्रक्शन इनका काम है। दूसरी टाइप की मैं बात करूं तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। जिस तरह हम जानते हैं कि एक सेल का जो सर्वाइवल होता है वो प्रोटीन के ऊपर है जो कि राइबोसोम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एक सेल के अंदर। तो जो दूसरी टाइप एंटीबायोटिक की है, ये इस जो बैक्टीरिया ने जो प्रोटीन बनानी होती है, जो कि उसकी सेल की ज़रूरत है, ये उस प्रोटीन की प्रोडक्शन को ख़त्म कर देती है। जब प्रोटीन प्रोड्यूस ही नहीं होनी, तो सेल सर्वाइव कैसे करेगा? इवेंचुअली सेल फिर भी उसकी डेथ हो जाएगी। तो बैक्टीरिया की इसी तरह डेथ हो जाती है। जैसे ही एंटीबायोटिक उस अमल को जाके रोक देती हैं जिससे प्रोटीन बैक्टीरिया ने बनानी होती है, तो जब वो प्रोटीन नहीं बनती तो इवेंचुअली सेल की डेथ हो जाती है। तो इसी तरह बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं करते। तो इसमें अगर मैं बताऊं तो एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये सारी जो इस तरह की एंटीबायोटिक्स हैं, ये प्रोटीन की सिंथेसिस को जो है वो ब्लॉक करती हैं, इनहिबिट करती हैं। अगली टाइप जो है वो डीएनए को डैमेज करती है सेल की, और उसकी जो डीएनए की रिप्लिकेशन है बैक्टीरिया के डीएनए की, उसको जाके ब्लॉक कर देती हैं और इवेंचुअली इससे भी बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। और इसमें मेट्रोनिडाजोल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन इस तरह की जो एंटीबायोटिक्स हैं, इनका ये काम है। एक और टाइप है जो कि मेटाबॉलिज्म को जाके रोकती है, बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म को जाके, जो कि उसका पूरा एनर्जी का एक केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर होते हैं, जो उसके सारा सिस्टम जो चल रहा होता है मेटाबॉलिक सिस्टम, उसको जाके ब्लॉक कर देती हैं। और इससे भी ओवरऑल जो सेल की बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो नहीं होती है और इवेंचुअली बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। इसी तरह जो लास्ट टाइप है वो है सेल मेम्ब्रेन डैमेज की। ये एंटीबायोटिक्स उन पेशेंट्स को दिए जाते हैं जिनके अंदर रेजिस्टेंट आ चुकी होती है, रेजिस्टेंस जो है बाकी एंटीबायोटिक्स के ऊपर आ जाती है, तो एंड के ऊपर सेल मेम्ब्रेन डैमेज वाली एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जो कि जैसे ही वो सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है तो बैक्टीरिया के सेल के अंदर मौजूद जितना भी मटेरियल है वो सारा लीक्स आउट हो जाता है, तो इससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो इसमें जो है वो पोलीमैक्सिन्स के नाम से एंटीबायोटिक्स हैं। ये फार्मूले मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ब्रांड नेम मुख्तलिफ है मार्केट के अंदर। तो ये अब आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक समझ आ गई होंगी, जिसमें पहले नंबर पे सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करने वाली एंटीबायोटिक्स थी, दूसरे पे प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाली एंटीबायोटिक्स हैं, थर्ड पे डीएनए को, वो बैक्टीरिया के डीएनए को डैमेज करती हैं, इस तरह की एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं। फोर्थ के ऊपर जो मेटाबॉलिज्म को जाके ब्लॉक कर देती हैं बैक्टीरिया के, वो जैसे ही ब्लॉक होता है तो उससे भी इसकी ग्रोथ और इसी तरह उसकी डेथ भी हो सकती है।
और लास्ट के ऊपर सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करने वाली एंटीबायोटिक्स हैं, जिन्होंने ये अब 5 टाइप्स की एंटीबायोटिक्स हैं जिन्होंने बैक्टीरिया की ग्रोथ को खत्म करना है और उसको किल करना है। अब हम समझते हैं कि ये जो बैक्टीरिया इतनी इकसाम की हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं जो इनको इनकी ग्रोथ को रोकने के लिए या इनको किल करने के लिए अवेलेबल हैं, फिर भी इन सारी एंटीबायोटिक्स के खिलाफ बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है बैक्टीरिया के अंदर कि वो इन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंट हो जाते हैं और इनसे ना ही उनकी ग्रोथ रुकती है और ना ही उनकी डेथ होती है। तो सबसे जो पहला हमें आर्टिकल के अंदर रिसर्च के अंदर मिलता है कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं कि जो उस बैक्टीरिया के सेल से बाहर ही अभी एंटीबायोटिक उसकी तरफ आ रही है, एंटीबायोटिक्स के जो केमिकल हैं जो एक फार्मूला उसका जो है वो अभी बैक्टीरिया के सेल की तरफ आ रहा है, उससे पहले ही बैक्टीरिया कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है और वो जाके उस एंटीबायोटिक की जो केमिकल कॉम्बिनेशन है उसको जाके डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो हम अगर लेमैन पे बात करें तो ये जो बैक्टीरिया का सेल है ये कुछ ऐसे एंजाइम क्रिएट करता है जो जाके इस एंटीबायोटिक को आउटसाइड द सेल सेल के अपने उस बैक्टीरिया के सेल से बाहर ही एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय कर देती है। दूसरी जो रेजिस्टेंट की वजह ये होती है कि चूंकि इस जो बैक्टीरिया का सेल है इसके अंदर चैनल्स होते हैं जहां से ड्रग एंटर होती है बैक्टीरिया के सेल के अंदर। और इसमें क्या होता है कि ये चैनल बैक्टीरिया का सेल या तो उनकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, उन बैक्टीरिया के जो चैनल है जहाँ से ड्रग ने एंटर होना है, जहाँ से दवाई ने एंटर होना है उस सेल के अंदर ताकि जाके वो राइबोसोम को डिस्ट्रॉय करे, जाके वो डीएनए को जो है वो रिप्लिकेट होने से रोक ले। तो होता क्या है कि ये बैक्टीरिया का जो सेल सेल के ऊपर मौजूद जो चैनल है जहाँ से ड्रग ने एंटर होना है, वो अपनी शक्ल चेंज कर लेते हैं और इस ड्रग को एंटर ही नहीं होने देते। तो जब ये ड्रग एंटर ही नहीं हो सकती उस सेल के अंदर तो वो जाके राइबोसोम के फंक्शन को कैसे इफेक्ट करेगी या वो डीएनए की जो रेप्लिकेशन है उसको जाके कैसे रोकेगी। तो दूसरी जो रेजिस्टेंट की टाइप होती है उसमें ये होता है कि एंटीबायोटिक्स तो आती हैं लेकिन बैक्टीरिया के सेल की जो आउटर लेयर है उसमें मौजूद जो चैनल है वो अपनी शक्ल तब्दील कर लेते हैं, अपना स्ट्रक्चर तब्दील कर लेते हैं और उस एंटीबायोटिक को सेल के अंदर एंटर होने ही नहीं देते। तीसरी किस्म जिसमें सेल जो बैक्टीरिया का सेल है वो रेजिस्टेंस देता है उसमें ये होता है कि ड्रग एंटर तो होती है लेकिन उस बैक्टीरिया के सेल के अंदर मौजूद जो टारगेट एरिया होता है जहाँ पे उस ड्रग ने उस दवाई ने आके लगना होता है उसको क्या करता है बैक्टीरिया चेंज कर देता है। अब ये जो राइबोसोम की शक्ल चेंज होती है ये एक म्यूटेशन हम इसको कहते हैं कि सडन चेंज आता है जिससे राइबोसोम की जो शक्ल है वो बदल जाती है। तो इस वजह से जो एंटीबायोटिक का असर होना था वो अब नहीं होता। फोर्थ किस्म की रेजिस्टेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही ड्रग एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के सेल के अंदर एंटर होती है, बैक्टीरिया के अंदर से एक पंप जनरेट होता है जिसे इफ्लक्स पंप कहते हैं, वो उस पूरी ड्रग को अपने सेल से बाहर निकाल देता है। और जैसे ही वो बाहर निकाल देगा तो अब एंटीबायोटिक का उस बैक्टीरिया के सेल के ऊपर कोई असर नहीं होना, उससे ना तो उसकी ग्रोथ पे फर्क पड़ना है ना ही वो उसकी डेथ होनी है। तो ये जो इफ्लक्स पंप है जिसने इस पूरी ड्रग को बाहर निकाल दिया, ये भी उस बैक्टीरिया को जो है वो मरने से बचा लेता है और इवेंचुअली एंटीबायोटिक का उस बैक्टीरिया के ऊपर कोई असर नहीं होता। आखिरी जो किस्म है जो कि रेजिस्टेंस की किस्म है जिसमें बैक्टीरिया क्या करता है कि जो एंटीबायोटिक केमिकल की फॉर्म में उस सेल की तरफ जा रही होती है उसके बाहर ही बैक्टीरिया कुछ शुगर और प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो उस एंटीबायोटिक के सराउंडिंग में एक फिल्म बना लेती हैं, एक लेयर बना लेती हैं। अब जब वो लेयर बन जाती है तो उससे उस बैक्टीरिया की ना तो सेल वॉल को कोई डैमेज होना है, ना वो एंटर हो सकते हैं उस बैक्टीरिया के सेल के अंदर। तो इस तरह बैक्टीरिया अपने आप को इस एंटीबायोटिक से बचा लेता है। इसी तरह बैक्टीरिया के अंदर एक एबिलिटी ये भी होती है कि जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाता है उसके अंदर एक जीन डेवलप हो जाता है जो कि रेजिस्टेंट है। तो इन बैक्टीरिया के अंदर एबिलिटी होती है कि ये किसी दूसरे बैक्टीरिया को भी वो जीन ट्रांसफर कर सकते हैं, वो उसे कहते हैं प्लाज्मिड के जरिए इन्होंने ये जीन ट्रांसफर कर दिया अगले बैक्टीरिया को। तो जरूरी नहीं है कि हर बैक्टीरिया ने ही जो है अपनी जीन के अंदर तब्दीली करनी है। अगर मेजोरिटी हो गए हैं तो उनके अंदर एबिलिटी है, हर बैक्टीरिया के अंदर ये एबिलिटी है कि वो रेजिस्टेंट जीन अपने नेबरिंग बैक्टीरिया को भी दे सकता है। तो इससे जो है वो जो हॉरिजेंटल जीन शेयरिंग का जो तरीका है बैक्टीरिया के अंदर वो भी उसकी सर्वाइवल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये मुख्तलिफ अकसाम की रेजिस्टेंट की अकसाम मैंने आपसे शेयर की और इसकी पिक्चर आपकी स्क्रीन पे भी नजर आ रही है कि किस तरह बैक्टीरिया अपने आप को इन एंटीबायोटिक से
बचा रहा होता है। और प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ कि रेजिस्टेंस क्यों, जब हम ओवरडोजिंग करते हैं या रॉन्ग डोज प्रिस्क्राइब की जाती है, या जो है इसका एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एंटीबायोटिक्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो वीक बैक्टीरिया तो मर जाते हैं, लेकिन जो कुछ बैक्टीरिया सरवाइव कर जाते हैं, तो वो इन तरीकों से जो मैंने अभी आपको बताया कि वो सरवाइव कैसे करते हैं, तो ये मैं समझा चुका हूँ आपको कि या तो वो चैनल ही बंद हो जाते हैं, या वो एंजाइम्स क्रिएट करते हैं, बाहर ही एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या फिर क्या होता है कि वो टारगेट सेल को ही अल्टर कर देते हैं, जहाँ जिस तरह मैंने राइबोसोम की आपको बताया कि उस राइबोसोम पे अटैच ही नहीं होने देते, उसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं कि वो बायोफिल्म एक बाहर आउटसाइड द सेल, बैक्टीरिया अपने सेल से बाहर ही वो बायोफिल्म बना लेता है। जब वो फिल्म बन गई तो वो अब उसकी जो एफिकेसी है, जो उस ड्रग की जो रिएक्शन की एबिलिटी है, वो बहुत ही रिड्यूस हो जाती है, तो वो उस तरह से इफेक्टिव नहीं होती। और आखिर में मैंने बताया कि वो जीन ट्रांसफर कर लेते हैं, जो म्यूटेटेड जीन है, जो रेजिस्टेंट जीन है, वो दूसरे को दे देते हैं। तो इससे एक अलार्मिंग सिचुएशन डेवलप हो जाती है कि आप मौजूद अवेलेबल जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं, फिर उनका असर जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि मार्केट में मौजूद अवेलेबल जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं, उनके खिलाफ अगर बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट हो गए, तो फिर हम ये जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज हैं जिनके इलाज आज अवेलेबल है, फिर इनका इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज का ये सेशन जरूर पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।